हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका किरण बाला राणा एक बार फिर आपके साथ हिंदी की हमारी दूसरी पाठ्य पुस्तिका कृतिका का पहला पाठ माता का अंचल लेकर हाजिर हूँ। इसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। बहुत ही सुंदर पाठ है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार हमारे जो लेखक हैं उनके समय में बच्चे खेल खेला करते थे और किस प्रकार माता और पिता के साथ उनका स्नेह होता था। पिता के साथ अनन्य स्नेह होने के बावजूद भी जो बच्चा है, शिशु है, बालक है, वो माता से ही जो है ममता करता है। जब उसके ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो वो माता के आंचल में ही जाकर छुप जाता है। तो ऐसा ही ये पाठ है, माता का अंचल। अंचल मतलब आंचल। शुरू करते हैं पाठ। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ लेखक ने पाठ शुरू किया है कि जहाँ पर कुछ लड़के इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ मृदंग, मृदंग एक वाद्य यंत्र है, वो बजता है, यानी कि मौज मस्ती होती है। लड़के सिर्फ आनंद में ही रहते हैं। जब चार किशोर या युवा लड़के इकट्ठे होते हैं तो वो खुशी और आनंद की बातें ही करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। लेकिन जहाँ चार बूढ़े इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ वो खर्चे, तंगी और बदहाली की बातें ही करते नजर आते हैं। अब लेखक ने आगे बताया कि हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। तड़के मतलब सुबह सुबह। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। भभूत होती है धूप इत्यादि करने के बाद जो राख बचती है उसको भभूत कहते हैं। दिक करना मतलब परेशान करना। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। लिलार होता है माथा, त्रिपुंड होता है तीन लाइनें बना देना, जैसे तीन पंक्तियां उनकी भभूत की लगा देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। बम भोला मतलब शिवजी भगवान जैसे नजर आते। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते, इसीलिए पिताजी भी उनको क्या कहते, भभूत लगाने के कारण भोलानाथ। असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। अब आईने में मुंह क्यों देखते थे कि जो माथे पर लगा हुआ भभूत है वो कैसा नजर आ रहा है, मेरी शक्ल कैसी लग रही है, इसलिए देखते लेखक। और जब पिताजी देख लेते तो वो शर्माकर शीशे को नीचे रख देते। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। देखो बच्चे, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो लेखक के पिताजी हैं वो प्रतिदिन सुबह पाठ करते थे और उसके बाद वह 1000 बार उन्होंने एक कापी लगाई हुई थी, पुस्तिका लगाई हुई थी, उसमें 1000 बार राम का नाम लिखते थे और फिर उसको जो भी वो धार्मिक ग्रंथ उन्होंने रामायण या जो भी पढ़ा उसके साथ उसको बांध कर रख दिया। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। वो 1000 बार लिखा, फिर छोटे छोटे टुकड़े करते और 500 बार उनके ऊपर क्या लिखते, राम 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 राम, और फिर आटे की गोलियां बनवाते और उन गोलियों के अंदर वो पर्चियों को डालते और फिर गंगा नदी की ओर चल पड़ते। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, मतलब जो लेखक है वो पिताजी के कंधे पर बैठ जाते। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे।
जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। देखो ये चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार पिताजी लेखक भोलानाथ को टहनी पर, शाखा पर बिठाकर झूला झुला रहे हैं। तो ये रास्ते का वर्णन है जब वो गंगा नदी से लौटते। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। अब रास्ते में वो कुश्ती भी लड़ते। वे शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। वह उतान पड़ जाते। उतान मतलब पीठ के बल ऐसे गिर जाते कि हम तो तुमसे हार गए, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर वह दाहिनी का मीठा चुम्मा लेने लगते। तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना खाने बैठते थे। चौके मतलब रसोई में। जिस समय ये पाठ लिखा गया, आजकल हम टेबल पर बैठकर, चेयर पे बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन लेखक ने बताया कि वो चौके में, रसोई में, धरती पर चटाई इत्यादि बिछाकर खाना खाया करते थे। वह हमें अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस, गोरस होता है गऊ का रस अर्थात दूध, और भात, भात होता है चावल, यानी कि दूध और चावल सानकर यानी मिलाकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, अफर मतलब पेट हमारा भर जाता, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चों को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठोर। ठोर मतलब नाम होगा। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए मतलब पुरुष लोग, मर्द। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी कौन? माता। यह कह वह थाली में दही भात सानती और अलग अलग कौर बना देती। एक तोता, एक मैना, कबूतर, हंस, मोर, इनके कौर बनाकर, बनावटी नाम से कौर बनाकर ये कहते हो खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे, यानी कि खा जाते थे, कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल, हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर मतलब खूब सारे तेल डालकर उससे मालिश करती, हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर नाभि और लिलार आ गया मस्तिष्क में, काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, कस कस कर चोटी बनाती। फिर उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। फिर बालों को लपेटकर उसके ऊपर लट्टू लगा देती थी फूलदार, सुंदर दिखने के लिए। यहाँ पर काजल की बिंदी का आया है कि काजल इत्यादि आंखों में डालने के बाद माँ बच्चे के मस्तिष्क पर, लिलार पर और नाभि पर काला टीका लगा देती है। वो इसलिए लगाती ताकि उसको नज़र ना लगे। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। यानी कि माँ इतनी ज़ोरदार तरीके से बालों में तेल लगाती, कंघी करती, उसे बांधती, गूंथती, तो भोलानाथ बहुत बुरी तरह से रोते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही
सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे मतलब अलग अलग तरह के नकली खेल खेलने लगते। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। रंगमंच मतलब स्टेज बन जाती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ, चंदोआ आता है तंबू, टेंट जिसको बोलते हैं, तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, ढेले होते मिट्टी के, पत्तों की पूरी कचोरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे और मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर मतलब हटाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, दिया सलाई मतलब माचिस की जो डिब्बियाँ होती हैं उनके किवाड़, घड़े के मुहड़े का चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली अचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार, ज्योनार होता है किसी को दावत पर बुलाना, ठीक है, तैयार करते थे। ज्योनार के लिए बहुत सारा भोजन तैयार किया जाता है, फिर उन्हें लोगों को दावत पर बुलाया जाता है। हम ही लोग ज्योनार करते, हम ही लोग ही ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी, पंगत मतलब सारे पंक्ति में बैठ जाते खाने के लिए लाइन में, तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने, जीमने मतलब दावत खाने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो देखो बच्चों, कितने बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं, मौज मस्ती वाला खेल खेला करते थे। आज बच्चे कंप्यूटर, मोबाइल में ही जो है उसी में ही निपट कर रह गए हैं, उसी तक ही उनके सीमित हो गए हैं। बाहर के खेल खेलने से वो ना केवल समाज से जुड़ते थे बल्कि समाज में किस तरह से अलग अलग जो कार्य होते हैं उनको वो एक नाटक के द्वारा करते थे। तो कितना उनको समाज का ज्ञान हो जाता था। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अब बारात निकलती है उसका भी ये लोग नाटक करते थे। कनस्तर होता है पीपा, पीपे का तंबूरा बजता मतलब उसको एक लकड़ी से बजाते हुए अपने गले में डालकर लेकर जाते। अमोले के घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमोला होता है आम की गुठली जिसमें से भी नया नया पौधा निकलता है, उसको घिसकर जब उसको बजाया जाता है वो शहनाई जैसी आवाज़ देती है। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। पालकी वो एक बनाई जाती है जिसमें दुल्हन को बिठाकर लाया जाता है। 4 लोग उसे उठाते हैं और उस उठाने वाले लोगों को कहार बोला जाता है। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिया का कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार, ओहार मतलब लाल रंग का उसको कपड़ा जो है उससे ढका जाता था, डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर उस लाल कपड़े को ऊपर उठाकर दुल्हन का मुख निरखने लगते हैं, त्यों ही हम सब लोग हंसकर भाग जाते। तो ये हो गया उनका खेल, किसका, बारात का। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि आज खेती की जाए। अब ये किसका खेल हो रहा है, खेती करने का। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुकड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते।
आप में से अगर कुछ बच्चे आज भी गांव में जाते हैं, खेती बाड़ी देखते हैं, तो वो इसे बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर औसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। राशि यहाँ पर आ गई, जितनी फसल तैयार हुई उसे तोल तोल कर मंडियों में भेजने के लिए तैयार करते। कसोरा होता है मिट्टी का एक कटोरा। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही मतलब आने जाने वाले लोग भी देखते थे कि बच्चे आज कौन सा खेल खेल रहे हैं। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते। अगर किसी की बारात देखते तो ये लड़के क्या करते थे, क्या बोलते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। मतलब जो डोले में बैठी हुई दुल्हन है वो हमारी दुल्हन है। इस पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। अब है आगे आम की फसल के बारे में। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। और आप जानते हो आंधी आने पर क्या होता है, पेड़ों से आम गिरते हैं। अब ये सब के सब मिलकर लड़के बाग की ओर दौड़ते। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चावते थे। ये गोपी एक किस्म के आमों की किस्म है। एक दिन की बात है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चंडीगढ़ में भी है ना आमों का बहुत बड़ा मैंगो मेला लगता है। तो आप भी ज़रूर जाओ, जून में लगता है वो मैंगो मेला। कहाँ पर लगता है? मेला लगता है चंडीगढ़ के पास पिंजौर गार्डन में। बहुत बड़ा मैंगो मेला लगता है, आप देखने जरूर जाना बेटा। अब आगे क्या हुआ, एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। पट मतलब बहुत तेज आंधी आई और रुकने का नाम ना ले। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन को चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। मूसलाधार होता है लगातार, बड़ी तेजी से जब वर्षा होती है। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। कुत्ते के कानों में एक छोटा सा कीड़ा चिपक जाता है, उसे अठई कहते हैं, और वो निकलता नहीं है। उसी प्रकार ये बच्चे भी बारिश में पेड़ों के साथ उसी तरह सट कर खड़े हो गए। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। एक इनके साथी था, उसका नाम था बैजू, लेकिन वो बड़ा ढीठ किस्म का लड़का था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। एक इनको व्यक्ति मिल गया, मूसन तिवारी। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, उसको कम दिखाई देता था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बूढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया कि बूढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, यानी कि वो बहुत हमारे पीछे तेजी से भागा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, मतलब तेजी से हम घरों की ओर भागे।
जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। अब हमें तिवारी जी नहीं पकड़ पाए तो तिवारी जी कहाँ पहुँच गए? स्कूल विद्यालय में पहुँच गए, मास्टर जी के पास। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के मास्टर जी ने गिरफ्तारी वारंट लेकर भेजे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। मतलब कि गुरुजी ने जो 4 लड़के भेजे थे उन्होंने हमें पकड़ लिया और हमें स्कूल की ओर ले चले। बैजू तो 9-2-11 हो गया, बैजू नहीं मिला और हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली मतलब हम खूब पिटे। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया, मतलब गीला कर दिया। गुरु जी की चिरोरी करके, चिरोरी मतलब विनती और प्रार्थना करके, हमें पिताजी घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते गाते थे। अब यहाँ भोलानाथ रो रहे थे, लेकिन रास्ते में कौन दिख गए इनको? अपने साथी संगी लड़के, ठीक है, दोस्त दिख गए। और माई पकाई गर्र गर्र पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ, ये बोल रहे थे सब लड़के। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापने, यानी कि यही गाने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न लगी। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, यानी लड़के और बंदर दूसरों के दुख को नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। यानी कि एक टीले पर पहुंचे, वहां पर चूहों की बिलें थी, चूहों ने बिलें बनाई होती हैं, उसमें उस बिल से पानी मतलब निकालने लगे, उलीचने लगे। नीचे से पानी ऊपर फेंकना था, अच्छा पानी उसमें डालने लगे। हम थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिवजी जी का सांप निकल आया। अब बाहर उस बिल में से क्या आ गया? सांप। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। देखो बच्चे कैसे भाग रहे हैं इस चित्र में। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, यानी कि बरामदे में ही बैठे थे और हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी।